हम लोग आज बात करेंगे एल्टीट्यूड की। किसकी बात करेंगे? एल्टीट्यूड। एल्टीट्यूड को हिंदी में कहा जाता है शीर्ष लंब। शीर्ष लंब। अभी हम आपको बताते हैं कि शीर्ष क्या होता है, लंब क्या होता है। इसको हम ऊंचाई से संबंधित समझ सकते हैं, क्योंकि शीर्ष लंब जो होता है वो एक तरीके से किसी त्रिभुज की ऊंचाई ही होता है। क्या होता है? ऊंचाई होता है। और इसमें एक गुण भी पाया जाता है किसी त्रिभुज में, जो भी शीर्ष लंब होते हैं, क्योंकि 3 शीर्ष होते हैं त्रिभुज में, है ना। तो उनके जो शीर्ष लंब होते हैं उनमें एक खासियत पाई जाती है। वो क्या खासियत है, वो क्या गुण है उनका, कि जो उनके शीर्ष लंब होते हैं वो संपाती होते हैं, कॉन्करेंट होते हैं। मतलब कि वो एक ही बिंदु से होकर जाते हैं। समझ गए? कैसे जाते हैं और कैसे शीर्ष लंब खींचा जाता है पटरी और प्रकार की सहायता से, वो हम आपको बताएंगे अभी। तो पहले समझ लो शीर्ष लंब किसे कहते हैं। मान लीजिए हमारे पास कोई एक त्रिभुज है ABC, तो आपको पता है कि अगर मान लीजिए ये कोण है तो इसे कहते हैं कोना, और इधर वाला जो ये नोक है इसको बोलते हैं क्या? शीर्ष। क्या बोलते हैं? शीर्ष। तो त्रिभुज में 3 शीर्ष होते हैं बेटा। कितने होते हैं? 3 शीर्ष। तो किसी भी शीर्ष से उसके सामने वाली भुजा पर 90 अंश का कोण बनाने वाली जो भी रेखाखंड खींची जाएगी उस रेखाखंड को शीर्ष लंब कहेंगे। और वही शीर्ष लंब जो होगा वो ऊंचाई कहा जाएगा, और इंग्लिश में उसी को एल्टीट्यूड कहते हैं। क्या कहते हैं? अब जब शीर्ष 3 होते हैं किसी भी त्रिभुज में, तो शीर्ष लंब भी कितने हो सकते हैं? कितने हो सकते हैं? 3 हो सकते हैं। भाई जब 3 शीर्ष हैं, इस वाले शीर्ष से हमने ये खींच दिया है आपको समझाने के लिए। मान लीजिए ये AL है, तो इस वाले शीर्ष से भी खींच सकते हो, इस वाले से भी खींच सकते हो, है ना। अब पटरी और प्रकार की सहायता से कैसे शीर्ष लंब खींचे जाते हैं आइए समझते हैं। करना कुछ नहीं है, बस किसी भी शीर्ष को आप ले लो। मान लीजिए हमने शीर्ष B ले लिया। कौन सा? तो जो प्रकार की नोक है उसको B पर रखनी है। किस पर रखनी है? और प्रकार को जो त्रिज्या है उसकी इतना बढ़ा लेना है कि जो सामने वाली भुजा है अगर कोई भी चाप उससे लगाया जाए तो सामने वाली भुजा को 2 जगह पर वो चाप काटे। क्या काम किया हमने? जो शीर्ष B है उस पर प्रकार की नोक रख दी और प्रकार की त्रिज्या को इतना फैला लिया कि सामने वाली भुजा पर अगर चाप लगाया जाए तो वो कितनी जगह कट जाए? 2 जगह। जैसे मान लीजिए हमने एक ऐसा चाप लगाया, 2 जगह इसने इसको काट दिया। कितने जगह काट दिया? 2 जगह काट दिया। अब जहां पर काटा है मान लीजिए कि ये है D और ये है E, ठीक है। अब जहां D और E काटे हुए हैं, अब क्या करो, प्रकार को चाहो घटा लो बढ़ा लो, कुछ भी कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। ना भी घटाओगे तब भी चल जाएगा। अब एक बार E पर रखना है प्रकार की नोक और एक चाप लगा देना है, और एक बार D पर रखना है, दूसरा चाप लगा देना है। जहां पर ये काट रहे हैं मान लीजिए कि ये है F। क्या है? कुछ नहीं करना है, B और F को मिला दो। B और F को जब मिलाओगे तो ये यहां पर काट कर जा रही ना, ये 90 अंश का होगा। कितने अंश का? मतलब शीर्ष B से उसके सामने वाली भुजा AC पर हमने एक शीर्ष लंब खींच दिया। अब यही काम हमको इन दोनों शीर्षों से भी करना है। मान लीजिए हमने शीर्ष C से इसके सामने वाली भुजा AB पर लंब खींचना है, तो कैसे खींचेंगे? भाई हम शीर्ष C पर प्रकार की नोक को रख देंगे और जो प्रकार की त्रिज्या उसको इतना बढ़ा लेंगे कि इसको 2 जगह पर कहीं काटे। मान लीजिए हमने बढ़ा दिया और इसको 2 जगह पर इसने काट दिया। अब काट दिया तो इसको मान लीजिए कि एक बिंदु मिला है आपको, कहां तक? F तक हो गया है। ये मान लो G है और ये है H। अब G और H को केंद्र मान करके एक बार एक चाप इधर से और एक बार एक चाप इधर से, ठीक है। अब क्या करोगे? यहां पर जहां काट रहे हैं इसको मान लीजिए कि ये I बिंदु है। कौन सा बिंदु है? वही काम जो यहां पे किया था वही यहां पे करना है। C और I को क्या करेंगे? मिला देंगे। पटरी रखोगे और मिला दोगे। अब ये भी जो जाएगी वो यहां पर कितने अंश का कोण बनाएगी? 90 अंश का। मतलब कि CI जो है ये भी एक शीर्ष लंब है। अब यही काम हमको A से भी करना है। क्या करोगे? A को केंद्र मानोगे और एक चाप ऐसा लगाओगे जो सामने वाली भुजा को 2 जगह पर काट दे। मान लीजिए कि ये काटा हुआ है एक J पर और एक K पर। अब फिर क्या करोगे? एक बार J को केंद्र मानोगे, एक चाप, दूसरी बार K को केंद्र मानोगे और दूसरा चाप। जहां पर दोनों चाप काटेंगे मान लीजिए कि वो बिंदु कौन सा हो गया? L हो गया। कौन सा हो गया? अब क्या करोगे? शीर्ष A को और L को मिलाओगे। मिला दो भाई। जब मिलाना शुरू करोगे तो जहां से ये दोनों जा रही हैं
वहीं से ये भी जाएगी और कहीं से नहीं जाएगी। इसी खासियत को कहा जाता है कि जो त्रिभुज के शीर्ष लंब होते हैं वो क्या होते हैं, संपाती होते हैं। क्या होते हैं, संपाती होते हैं। एक ही बिंदु से होकर जा रहे हैं ना तीनों। और देखो इसको, क्योंकि ये लंब है तो ये जो होता है इसे लंब केंद्र भी कहते हैं। क्या कहते हैं, लंब केंद्र भी है ये। अगर आप यहां पर नोक रख दो और त्रिभुज को ऐसे बैलेंस कर दो इस तरीके से, जैसे कि ये मार्कर हम लोग बैलेंस कर लेते हैं ना ऐसे, तो वैसे ही कोई त्रिभुज लो और इस जगह पर कोई नोक रखो और उस पर त्रिभुज को रख दोगे ऐसे, तो वो त्रिभुज ना इधर डिगेगा ना उधर डिगेगा। समझ गए। तो ये लंब केंद्र भी है। क्या है, और देखो ये जो बिंदु मिला हुआ है, अगर हम इससे, कई चीजें हैं इसमें समझो, किसी भी एक शीर्ष को ले लें, किसी भी एक शीर्ष को ले लें और अगर हम एक वृत्त बनाएं तो वो तीनों शीर्षों से होकर जाएगा। तीनों शीर्षों से, फिलहाल अभी इसको जानना नहीं, इसको बस समझना है। ये तीनों शीर्षों से होकर जाएगा और जब तीनों शीर्षों से होकर जाएगा तो इसीलिए ये बाहर बाहर वृत्त बना ना, ये बाहरी तो बना है, तो इसीलिए इसको परिकेंद्र भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं, परिकेंद्र। अब क्योंकि ये त्रिभुज हमको पता नहीं है कि ये समबाहु त्रिभुज है कि कैसा है, अगर ये समबाहु त्रिभुज होता ना तो ये जो शीर्ष लंब खींचे गए हैं ये कोण को भी दो बराबर भागों में बांट देता। उस स्थिति में क्या होता कि अगर हम त्रिभुज के अंदर भी अगर हम वृत्त बनाते तो वो भी तीनों भुजाओं को छू कर जाता। लेकिन हमको अभी ये पता नहीं है कि ये समबाहु है कि नहीं है, क्योंकि इसकी भुजाएं अलग अलग हैं। थोड़ा ये बड़ी है, उससे थोड़ा छोटी ये है, सबसे छोटी ये है। तो आप समझ गए शीर्ष लंब क्या होता है, कैसे बनाया जाता है। जैसा काम एक शीर्ष से किया जाएगा वही काम दोनों शीर्षों से भी, उनसे भी किया जाएगा। और जो शीर्ष लंब होंगे वो एक ही बिंदु से होकर जाएंगे, इसीलिए इनको क्या कहा जाता है कि शीर्ष लंब जो होते हैं वो क्या होते हैं, संपाती होते हैं। और जहां पर उनका जो केंद्र बनेगा, जहां से तीनों होकर जाएंगे, उसे लंब केंद्र भी कहते हैं, परिकेंद्र भी कहते हैं। क्लियर।